हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आ गए हैं हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है गॉस लॉ का। ठीक है, गॉस लॉ का टॉपिक देखने से पहले मेरा ये सजेशन है कि पहले तो आप एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला वीडियो देखो, और उसके बाद सॉलिड एंगल वाला वीडियो देखो। सॉलिड एंगल के जो कॉन्सेप्ट्स इसमें चाहिए वो मैं इसमें भी रिवाइज़ करा दूंगा, बट उसको देख लो एक बार तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं पहले से तो आप डायरेक्ट गॉस लॉ वाला यानी कि ये वाला वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 11th 12th के सिलेबस का तो है ही बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाकी इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो आओ स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको हम इस तरीके से लेते हैं जैसे कि हमारा एक क्यूबिकल सरफेस था, है ना, और उस क्यूबिकल सरफेस से जब हमने फ्लक्स निकाला तो हमने देखा कि इस क्यूबिकल सरफेस के 6 डिफरेंट फेसेस हैं। उन डिफरेंट फेसेस को हम लोग क्लियरली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, है ना, कि ये वाला जो फेस है इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, ये वाला जो फेस है इसका एरिया वेक्टर इधर है, ये फेस है इसका एरिया वेक्टर इधर है। तो टोटल 6 फेसेस थे, और उसमें से टोटल फ्लक्स, क्यूब में से टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमने उन 6 फेसेस का जो फ्लक्स था उसको ऐड कर दिया, है ना। लेकिन अगर हमारा सरफेस कुछ ऐसा हो, जैसे मान लो ये एक हमारा एक स्फेरिकल सरफेस है, ना, हम एक सिचुएशन लेते हैं, ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है जिसके सेंटर पे हमने कितना चार्ज रखा है, Q, और इस स्फीयर का जो रेडियस है मान लो वो रेडियस है R। ठीक, अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस लेता हूँ तो मैं देखूंगा कि उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। मान लो सरफेस का मैग्नीट्यूड है dA, है ना, उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा। और अगर वही सरफेस यहां पर लिया जाए तो फिर एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। चलो, ये तो 2 फेसेस हो गए, लेकिन आप सोच सकते हो कि इसके कितने फेसेस होंगे, इनफाइनाइट। ये छोटा छोटा एरिया मैं जहां पर भी लूंगा हर जगह पर एरिया वेक्टर जो है उसकी डायरेक्शन कुछ और आएगी। ये यहां लोगे तो एरिया वेक्टर इधर आएगा, यहां लोगे इधर आएगा। ये ऐसे स्फेरिकल है ना, यहां लोगे तो एरिया वेक्टर इधर आएगा, यहां लोगे dA तो एरिया वेक्टर इधर आएगा। तो अब मैं जैसे वहां पे क्यूब के लिए काउंट कर सकता था कि 6 फेसेस हैं, और 6 फेसेस का निकाल के ऐड कर दिया। यहां पे अगर मुझे इस स्फीयर के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो मुझे इन सारे छोटे छोटे एरियाज का निकाल के फ्लक्स ऐड करना पड़ेगा। ये तो लिटरली इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, हमें इस पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। एक छोटी सिचुएशन देखो, जैसे कि यहां पर मान लेता हूं मैं ये पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव चार्ज के लिए अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। ठीक है, वो ऐसे होगी, इधर E। अच्छा, यहां के लिए निकालूंगा तो इधर E, यहां के लिए निकालूंगा तो इधर E। एक और ले लेते हैं, इधर जो होगा dA हमारा, ये dA और ये E। पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो भी तो स्फेरिकल सिमेट्री में निकलती हैं ना। तो अगर यहां पर एरिया लोगे, जैसे dA इधर है तो E इधर, यानी कि ये छोटे छोटे dA सब के लिए dA और E की जो डायरेक्शन है वो सेम है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टोटल फ्लक्स निकालने के लिए जो इस छोटे से एरिया का फ्लक्स होगा वो E डॉट dA होगा, और मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये टोटल फ्लक्स हो गया इसके थ्रू। आओ इसको इंटीग्रेट करते हैं। बट आप देखोगे कि किन इंटीग्रल्स में अभी बताता हूं। आप देखोगे कि इंटीग्रेशन के साथ ये ऐसा साइन लगा हुआ है सर्कल का बीच में, ये है जब भी हम किसी क्लोज्ड सरफेस के एरिया को इंटीग्रेट करते हैं तो ऐसा इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं। E तो कांस्टेंट है, देखो बाहर चला जाएगा, तो इंटीग्रेट क्या होगा, dA किसका है पार्ट, एक बड़े से स्फीयर का, क्लोज्ड सरफेस का, है ना। तो वहां पर इंटीग्रल में ऐसा साइन आता है, क्योंकि हर जगह पर E और dA सेम डायरेक्शन में है। तो एंगल कितना लिख दिया हमने यहाँ पे, 0 डिग्री। समझ में आई बात। E चार्ज Q चार्ज से R डिस्टेंस पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो ये तो हर जगह सेम है ना, तो मैं इसको बाहर ले जाता हूं और इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये
और dA का इंटीग्रल मतलब ये dA एक स्फीयर के सरफेस के पार्ट हैं सारे, जब इनको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हुआ, तो बच्चों क्या बचेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा। Q बाय एप्सिलॉन नॉट जो है, एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला कि इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। कि फ्लक्स निकालने का बच्चों एक तो फॉर्मूला हो गया E डॉट ए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमको जो फॉर्मूला मिला वो छोटा है, बहुत इजी फॉर्मूला है कि एक स्फीयर है उसके अंदर चार्ज Q है तो उसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। यही छोटा फॉर्मूला जो है बच्चों वो गॉस लॉ कहलाता है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर जहां चार्ज Q है वहां उसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज सरफेस, क्यों बोला मैंने, तो इसको अभी स्फीयर के लिए प्रूव किया है ना, तो आओ जरा इसको हम लोग प्रूव करें किसी भी और आर्बिट्ररी शेप के सरफेस के लिए, और फिर हम लोग ऑफिशियली डिफाइन करेंगे कि गॉस लॉ है क्या, है ना। जनरलाइज स्टेटमेंट तो हम नहीं दे सकते अभी कि किसी भी सरफेस के लिए, क्योंकि तुमने स्फीयर के लिए प्रूव किया, तो पहले किसी भी सरफेस की बात करें, फिर एक और हमको क्लियर हो जाएगी बात कि एग्जैक्टली गॉस लॉ है क्या। अब देखो, मान लो ये एक सरफेस है ना, ये तो कोई सा भी सरफेस हो गया, और यहां पर एक चार्ज है Q, बिल्कुल ही अलग शेप का सरफेस मैंने ले लिया और चार्ज भी उसके सेंटर पे नहीं है, कहीं पर भी साइड में है, लेकिन हमें अभी भी वही रिजल्ट मिलेगा जो हमें स्फीयर के लिए मिला था कि इस सरफेस के थ्रू भी जो फ्लक्स है वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। देखो बच्चों कैसे, अब यहां पर आप एक एरिया ले लो dA, है ना, वो एरिया जो होगा वो ऐसे होगा, एरिया वेक्टर, और इसके लिए इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो ऐसे होगी। अब तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, मान लो दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। दिस चार्ज इज एट पॉइंट O, और जो हमने सरफेस लिया है dA छोटा सा, वो पॉइंट P है मान लो, ठीक है। अच्छा, अब जरा इसके लिए फ्लक्स निकालो। इसके लिए जो फ्लक्स होगा छोटे से के लिए या पूरे के लिए कर दें, चलो पूरे के लिए कर देते हैं, वो क्या होगा, बाय डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स ये। अच्छा, इस बार E और dA सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो E dA cos थीटा, E dA cos थीटा, ठीक, ओके। अच्छा बच्चों, E क्या होगा, ये मान लेते हैं डिस्टेंस R है, ये OP जो डिस्टेंस है हमारा R है, तो Q चार्ज से R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। ठीक, अंदर हमारा क्या बचा, अंदर हमारा बचा dA cos थीटा। अब अगर मैं इस R स्क्वायर को अंदर ले जाऊं तो ये क्या होगा बच्चों, अब यहां पर कॉन्सेप्ट काम आएगा हमारा सॉलिड एंगल वाला। आपको सॉलिड एंगल वाले मैंने वीडियो में बताया है कि dA cos थीटा बाय R स्क्वायर इज द एंगल फॉर्म्ड बाय दिस एरिया एट दिस पॉइंट, और उसका इंटीग्रल मतलब पूरे सरफेस ने जो इस एंगल, इस पॉइंट O पे जो एंगल सबटेंड किया है। और मैंने आपको बताया कि कोई भी क्लोज सरफेस, याद रख लो, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि कोई भी क्लोज सरफेस है वो अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है। सॉलिड एंगल क्या है बच्चों, अगर मैं इसका छोटा सा ये पार्ट ले लूं सरफेस का और इसके सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको इस O से ज्वाइन कर दूं आगे पीछे वाले पॉइंट्स को, तो ये वाला जो एंगल बनता है, ये वाला जो एंगल बनता है, ये सॉलिड एंगल होता है हमारा, ओमेगा से हमने इसको डिनोट किया था, ठीक है।
ये इस वाले DA का एंगल है, और पूरे सरफेस का हमेशा अपने सेंटर पे जो सॉलिड एंगल होता है वो होता है 4 पाई। तो ये DA cos थीटा बाय आर स्क्वायर। मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर ये एरिया मेरा कुछ इस तरीके से है कि जहां पर मुझे एंगल सबटेंड करना है इस पॉइंट पे, वहां से इस एरिया के सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो एरिया वेक्टर के अलोंग नहीं है, ये तो इस एरिया वेक्टर के अलोंग थी। तो ये एंगल हमारा होता है DA बाय, ये डिस्टेंस है आर स्क्वायर, बट यहाँ पर ये डिस्टेंस है r और ये एंगल है थीटा, तो ये सॉलिड एंगल ओमेगा होता है DA cos थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है ना, आप सॉलिड एंगल वाले वीडियो में जाके सारी डिटेल्स देख सकते हो। तो उसका इंटीग्रल मतलब पूरे सरफेस का जो सॉलिड एंगल है, पूरे सरफेस का जो सॉलिड एंगल है वो होता है 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया बच्चों, तो क्या बचा Q बाय एप्सिलॉन। अब देखो ये ना ही तो हमारा स्फेरिकल सरफेस था और ना ही ये जो चार्ज था ये सेंटर पर था, बट इसके लिए भी ये बात ट्रू है कि इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो भी Q बाय एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये हर सरफेस के लिए ये बात ट्रू है। तो अब जनरलाइज्ड स्टेटमेंट देखो गॉस लॉ की, कि गॉस लॉ कहता क्या है। गॉस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, लिख दें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, तो चलो लिख देते हैं। गॉस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू a closed surface containing a charge Q is Q by एप्सिलॉन नॉट। याद रखो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। अब देखो कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं ताकि हमें बात ज़्यादा समझ में आ जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। कोई भी शेप का सरफेस लो, ये देखो ये सरफेस है, यहाँ पर एक चार्ज है Q, तो इस पूरे सरफेस के थ्रू इस चार्ज Q की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। क्यों बच्चों, देखो अगर मैं मान लूं कि ये इस चार्ज Q से, यहाँ पर देखो चार्ज है Q, यहाँ पर चार्ज Q है, और इस चार्ज Q से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही हैं। मान लो काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाहर निकल रही हैं। अगर आप इस सरफेस की शेप कुछ भी कर दो, साइज कुछ भी कर दो, क्योंकि बच्चों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी अचानक से तो रास्ते में रुक नहीं जाती है ना, वो तो चलती जाती हैं। तो अगर ये यहाँ पर होता सरफेस ऐसा होता, यहाँ पर होता ऐसा, या यहाँ पर होता ऐसा, स्पाइडर वेब बन गया ना। सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3, सरफेस 4, आप ये देखो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो चारों सरफेसेस को कट कर रही हैं वो तो 9 ही है, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। और उसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास हो रही है किसी सरफेस के थ्रू, उसी को तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो सबके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, सबके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा सेम, और वो फ्लक्स होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ये तभी चेंज होगा अगर चार्ज एनक्लोज्ड चेंज होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो Q है ये सरफेस के अंदर का चार्ज है, सरफेस के बाहर जो चार्ज होगा वो फ्लक्स में, उस सरफेस के थ्रू किसी फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। मान लो यहां पर एक चार्ज है Q,
इस सरफेस के अंदर और यहां पर एक चार्ज है Q डैश इस सरफेस के बाहर। अब ये इस सरफेस के थ्रू फ्लक्स में कंट्रीब्यूट क्यों नहीं करेगा? क्योंकि बच्चों अगर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हो, ऐसे पॉजिटिव चार्ज है ना, हम हमेशा नेट फ्लक्स की बात करते हैं। नेट फ्लक्स का मतलब है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो ऐसी हैं जो सरफेस के अंदर एंटर कर रही हैं, बाहर नहीं निकल रही, या फिर सिर्फ बाहर निकल रही हैं। क्योंकि जो फील्ड लाइन, जो फ्लक्स एंटर करता है उसका साइन हम अलग लेते हैं, जो बाहर निकलता है उसका साइन अलग लेते हैं। मान लो जो एंटर कर रहा है वो नेगेटिव फ्लक्स है, जो बाहर निकल रहा है वो पॉजिटिव फ्लक्स है। तो इसमें 1 2 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस में एंटर करी और 3 बाहर निकल गई इस चार्ज की। तो अगर इसमें फ्लक्स में देखूं यूनिट वाइज तो -3 + 3 टोटल फ्लक्स हमेशा क्या होगा? 0। अगर कोई चार्ज बाहर है और किसी सरफेस के थ्रू उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बीच में तो कहीं नहीं रुकती, तो वो बाहर भी निकलेगी। तो जो एंटर कर रही है वो एग्जिट भी करेगी और जो एंटर ही नहीं कर रही वो एग्जिट नहीं करेगी। इसका मतलब है सरफेस के बाहर जो चार्ज होता है उसकी हमेशा, उसके थ्रू हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के थ्रू 0 होता है। और जो अंदर चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो सिर्फ बाहर निकलेंगी ऐसे, अगर वो पॉजिटिव है तो इसका तो जो भी फ्लक्स है वो आएगा, सिर्फ बाहर निकल रही है, अंदर तो आ नहीं रही। अगर ये नेगेटिव होता तो सिर्फ अंदर आ रही होती, बाहर ना निकलती। तो जो बाहर जो चार्जेस होते हैं बच्चों सरफेस के, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करते, सिर्फ अंदर वाले कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो चार्ज enclosed by the area by the closed area divided by epsilon naught, यही होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक सरफेस के थ्रू, और ये होता है गॉस लॉ। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कुछ अच्छे। सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बड़े तक ले जाएंगे इसको। देखो एक क्यूब है, और उस क्यूब के अंदर कहीं पर भी जो चार्ज है वो क्या है? Q। तो बोला है कि इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा बच्चों? तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, चार्ज कितना इनक्लोज किया हुआ है इसने? Q। तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा? Q/ε0। कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगी, पूरे इसको कट करेंगी, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो Q/ε0 होगा। अब मान लो एक और क्वेश्चन, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। जैसे मान लो ये एक स्क्वायर है ए साइड का, और इस स्क्वायर के सेंटर से a/2 डिस्टेंस ऊपर एक चार्ज है Q। तो इस स्क्वायर सरफेस के थ्रू उस चार्ज का फ्लक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन है। इस स्क्वायर सरफेस के थ्रू, ये सरफेस के थ्रू इसका कितना होगा फ्लक्स? इसका फ्लक्स कितना होगा बच्चों? अब ये जो Q से फ्लक्स निकलेगा वो तो हर तरफ फैलेगा, तो वो सारा का सारा तो इसके थ्रू पास नहीं होगा। पूरा जो टोटल इससे फ्लक्स निकल रहा है वो तो होता Q/ε0, लेकिन वो तो उस एरिया को कट करता जिस पूरे एरिया के अंदर ये चार्ज आ जाता, लेकिन ये पूरे इसके अंदर तो नहीं आया है। ठीक है, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा? इसके थ्रू फ्लक्स कैसे निकालेंगे? आप इमेजिन करो, एक एरिया अपने आप ड्रॉ करो जो इस चार्ज को पूरा इनक्लोज कर ले। अगर मैं इमेजिन करूं एक ऐसा पूरा क्यूब
तो ये उस क्यूब के सेंटर पे आ गया। अब उस क्यूब के थ्रू तो जो फ्लक्स होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, और ये इस क्यूब का एक फेस है, क्योंकि ये इसके सेंटर पर है, हर फेस से जो फ्लक्स है वो सेम होगा, तो एक फेस के थ्रू जो फ्लक्स है वो कितना होगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन। ठीक है, और ये जो हम सरफेस इमेजिन करते हैं बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस की हम लोग बात करेंगे, जो इमेजिनरी सरफेस है, एक अलग वीडियो में जो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ पे बनेगा उस पे। ठीक, अब देखो एक और क्वेश्चन, मान लो ये क्यूब है और इस क्यूब के एक फेस पे, इस फेस पे ये चार्ज है Q। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि इसके थ्रू फ्लक्स कितना होगा, इस एक क्यूब के थ्रू फ्लक्स कितना होगा जिसके एक फेस पे के सेंटर पे चार्ज कितना है Q। ठीक, तो देखो कितना होगा। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको एक ऐसा सरफेस इमेजिन करना पड़ेगा जिस सरफेस के अंदर आ जाए ये चार्ज। अभी जो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी बच्चों, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इस तरफ भी जाएंगी, है ना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ भी जाएंगी, इसके अलोंग भी होंगी कुछ, तो मतलब इसके प्लेन में भी होंगी। तो सिर्फ इस वाले क्यूब के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कितनी होंगी, जरा देखो वो कितनी होंगी। इसको भी कंप्लीट करो जरा, इसको ऐसे अगर मैं कंप्लीट करूं कि ये पूरा उस क्लोज सरफेस के अंदर आ जाए, ये क्यू है ना यहाँ पर देखो एक और आइडेंटिकल स्क्वायर क्यूब बना दो, सॉरी, और ये हमारा काम करेगा इसको मिला के। अब आप इमेजिन करो कि ये वाला जो चार्ज है ये इस पूरी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ गया, इस पूरे क्लोज सरफेस के अंदर आ गया, तो इस पूरे के थ्रू जो फ्लक्स है वो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, एक के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, दो ही है ना, सिर्फ बराबर बराबर होगा दोनों में, सिमिट्री देखो आप, तो एक के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं क्यूब वाला, फिर आगे चलते हैं। मान लो क्यूब के सेंटर पे चार्ज है Q, और ये हमने एक फेस के डायगोनल्स बना दिए, ये एक फेस के हमने डायगोनल्स बना दिए। तो अब हमने फ्लक्स निकालना है इस वाले शेडेड रीजन के थ्रू। ठीक, इस वाले शेडेड रीजन के थ्रू। तो यहाँ पर जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा पूरे क्यूब के थ्रू वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। एक फेस के थ्रू कितना होगा, 6 फेसेस हैं तो क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट होगा जैसा बताया। ये एक फेस का भी 1/4 पार्ट है, तो इस एक शेडेड रीजन के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाय 6 एप्सिलॉन नॉट का भी 1/4, यानी कि क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्लियर। चलो थोड़े से अलग टाइप के कुछ उठा लेते हैं। देखो अब मान लो एक हेमिस्फीयर है, क्वेश्चन नंबर 5 कर लो इसको। एक हेमिस्फीयर है, उस हेमिस्फीयर का ये जो फ्लैट सरफेस होता है सर्कुलर, इसके सेंटर पे चार्ज है Q, ये रहा हमारा हेमिस्फीयर, और हमें इस हेमिस्फीयर के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो फाइंड करना है ना। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी,
इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, ऐसे 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 ऐसे, इधर 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 ऐसे, है ना, वो फाइंड करना है इस हेमिस्फेरिकल सरफेस के थ्रू। तो अब जरा इसको कंप्लीट करके एक गॉसियन सरफेस बनाओ। इसको मैंने ऐसे कंप्लीट कर दिया, ये पूरा मेरा एक क्लोज स्फीयर हो गया जिसके सेंटर पे ये चार्ज आ गया। ये दोनों सिमेट्रिक हैं, तो दोनों के मतलब टोटल जो स्फीयर है उसके थ्रू फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो एक के थ्रू कितना होगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक, क्लियर। चलो, ये तो वो क्यूब और उसके तरह हो गया ना, ऐसा सिलेंडर पे पूछ सकता है। सिलेंडर के एक सिलेंडर दिया है, उसके एंड वाले फेस पे है, तो उतना ही एक सिलेंडर और बना दो, तो वो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर आ गया चार्ज। तो पूरे के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एक के थ्रू कितना होगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th था शायद। मान लो ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, और इस सर्कल के थ्रू ऐसी एक लाइन इस तरीके से पास हो रही है जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है पूरी, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो है लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। सर्कल का रेडियस है r, ये r हो गया, और सर्कल के सेंटर से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है y। ठीक, x y कुछ भी ले लो। तो हमने ये निकालना है कि इस सर्कल के थ्रू फ्लक्स कितना होगा। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सर्कल। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सर्कल। तो हमने सिंपल फॉर्मूला लगा देना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इस सर्कल के थ्रू, चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज्ड क्या होगा बच्चों, मान लो इस सर्कल के अंदर जो इसकी लेंथ आ रही है वो L है, इस सर्कल के अंदर जो इसकी लेंथ आ रही है वो L है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा। तो L लेंथ में कितना चार्ज होगा, L लेंथ में चार्ज होगा लैम्डा इंटू L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। बट L, इसको 1 ले लो, L तो हमें दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में कि L क्या है। अब जैसे यहाँ से O है, मान लो इसका सेंटर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मैथ्स का सिंपल थ्योरम है कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो L/2 होगा। अब L/2 y और r में क्या रिलेशन होगा, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। r² जो होगा वो होगा L/2 का होल स्क्वायर प्लस y²। तो L²/4 प्लस y² इक्वल टू r²। L²/4 इक्वल टू r² माइनस y², दोनों तरफ का रूट ले लो तो ये L/2 हो जाएगा, और यहाँ पर रूट आ जाएगा। तो बच्चों L कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ अंडर रूट r² माइनस y²। तो L की जगह पुट करो तो फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स हो गया लैम्डा इंटू L। L क्या था, 2 अंडर रूट r² माइनस y² डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इतने में इसको छोड़ा जा सकता है क्योंकि ये बाकी के सारे पैरामीटर्स जो हैं वो क्वेश्चन में दिए हैं। ठीक, क्लियर। चलो अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करते हैं हम लोग, वो क्या है, ठीक है। तो हम
अब हम डिस्कस करें सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग गॉस थ्योरम, गॉस लॉ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लक्स, यही तो गॉस लॉ कहता है कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स only on the charge contained inside. But important बात, electric field on the surface is due to both inside and outside charges. जो गॉस लॉ के बारे में हमें डिस्कस करने चाहिए वो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो उसकी एप्लीकेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, जैसे हम पूरा अगर गॉस लॉ देखें तो बनता है E डॉट डी इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो दिस E, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ पर, एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस E इज ड्यू टू ऑल चार्जेस। दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो E है, दिस E इज ड्यू टू ऑल चार्जेस एंड दिस Q, दिस फ्लक्स, पूरा का पूरा फ्लक्स, यानी कि ये, अगर मैं इसको लिख दूं फ्लक्स इक्वल टू दिस E इज ड्यू टू, यहां पे लिख देता हूं, ड्यू टू ऑल चार्जेस, जो अंदर भी हैं और बाहर भी हैं, लेकिन जो टोटल फ्लक्स आता है ये, दिस इज ड्यू टू इनक्लोज्ड चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है Q2 और यहाँ पर एक चार्ज है Q3। तो पॉइंट P पे फ्लक्स एट P जो होगा वो होगा ड्यू टू सिर्फ अंदर वाले चार्जेस, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, बट फील्ड एट P इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस जो उसके आसपास हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, गॉस लॉ की एप्लीकेशंस क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी एप्लीकेशंस हैं। जो डेरिवेशंस बहुत लंबे तरीके से होते हैं, गॉस लॉ से बहुत सिंपली हो जाते हैं, वो एप्लीकेशंस में जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम इसके डिस्कस करेंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके। ठीक है, एक इसका फॉर्मूला रह गया कि एक वर्टेक्स पे अगर चार्ज हो तो कोन के वर्टेक्स पे अगर चार्ज हो तो जो फ्लैट सरफेस है कोन का, उसके थ्रू फ्लक्स कितना होता है। तो उसको अलग से एक वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि उसमें एक डेरिवेशन भी कराना है और फिर उसके क्वेश्चन उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो गॉस लॉ में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।